रिवर्स मॉर्टगेज एक्चुअल मॉर्टगेज का जो आप होम लोन लेते हैं उसका उल्टा होता है। तो एक्चुअल लोन में जब आप होम लोन लेते हैं तो क्या होता है, आप बेसिकली बैंक से लोन ले रहे हैं। तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो एक्चुअली बैंक के पास ही है, वो रियल ओनर है उस टाइम तक जब तक आपने उसकी फुल पेमेंट नहीं की है। और धीरे धीरे जैसे आप पेमेंट करते जाते हैं ओनरशिप आपकी ट्रांसफर होती जाती है। तो इस तरीके से आपकी ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है और आप पैसे दे रहे हैं बैंक को, आप अपनी मंथली ईएमआई भर रहे हैं। तो जैसे जैसे ये मंथली पेमेंट होती जाती है आप प्रिंसिपल अमाउंट भरते जाते हैं, बैंक को अपनी पेमेंट मिल जाती है और ओनरशिप फाइनली आपके ऊपर ट्रांसफर हो जाती है। रिवर्स मॉर्टगेज इसका एकदम उल्टा है। मान लीजिए आप ओल्ड एज में हैं और आपको पैसों की जरूरत है, आपके पास अपनी प्रॉपर्टी है लेकिन आपके पास मंथली खर्चे चलाने के लिए ज्यादा पैसे नहीं है। तो ऐसे केस में आप अपनी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कर सकते हैं, रिवर्स मॉर्टगेज कर सकते हैं और धीरे धीरे जो ओनरशिप होगी वो बैंक की तरफ ट्रांसफर हो जाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे ओनरशिप आपके नाम पे ट्रांसफर हो रही थी धीरे धीरे जैसे जैसे आप पेमेंट कर रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, बैंक आपको पेमेंट करेगा, आप अपना मकान रिवर्स मॉर्टगेज करेंगे बैंक को और ओनरशिप धीरे धीरे बैंक को ट्रांसफर होगी और बैंक उसके बदले आपको मंथली पेमेंट्स करेगा। अब ये मंथली पेमेंट्स की जगह लमसम अमाउंट भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि किस तरीके की पेमेंट के लिए आप ऑप्ट करते हैं। क्वार्टरली पेमेंट भी हो सकती है, हाफ ईयरली पेमेंट भी हो सकती है। तो इस तरीके से आपका ये रिवर्स मॉर्टगेज काम करता है। मेनली आपके दो स्टेप हो जाते हैं। सबसे पहले आपने उसको गिरवी रखा बैंक को, अपने मकान को, और सेकंड स्टेप में मंथली पेमेंट्स आपको चालू कर दी, या जो भी पेमेंट्स है आपकी क्वार्टरली है या हाफ ईयरली है, एनुअल पेमेंट्स है, तो बैंक ने आपकी पेमेंट्स चालू कर दी। अब इसके अंदर तीसरा स्टेप आता है कि एट द टाइम ऑफ डेथ तब क्या होगा। अब मान लीजिए आप सीनियर सिटीजन है और आपकी डेथ के बाद आपकी प्रॉपर्टी का क्या होगा। तो डेथ के बाद दो ऑप्शन निकल के आते हैं। एक तो आपके जो लीगल हेयर्स हैं वो पे ऑफ कर सकते हैं आपका लोन, पे ऑफ मैं यहाँ पे लिख देता हूं, और बाद में बैंक जो है वो लीगल हेयर्स को, यहाँ पे लीगल हेयर्स लिख रहा हूं मैं, लीगल हेयर्स, और ये 3A कह देते हैं हम इसको। तो बैंक जो है आपका मकान लीगल हेयर्स के नाम पे ट्रांसफर कर देगा। अगर वो जितना भी लोन विद इंटरेस्ट है वो बैंक को पे कर देते हैं, आपके जो भी लीगल हेयर्स हैं तो उनके नाम पे बैंक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है। दूसरा ऑप्शन होता है, अगर लीगल हेयर्स आपकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड नहीं है तो बैंक उसको सेल कर सकता है मार्केट के अंदर। ये मार्केट के अंदर अगर सेल करता है तो बैंक के पास पैसे आ जाते हैं, यहां से मार्केट से उसको पैसे आ जाएंगे। यहां पे मैं रुपी का सिंबल बना देता हूं। तो इस तरीके से यहां पे बैंक के पास पैसे आ जाएंगे और जो एक्सेस अमाउंट होगा, अब मान लीजिए प्रॉपर्टी बिकी 1 करोड़ की और बैंक के जो ड्यूज थे वो 70 लाख ही थे, राइट। तो ये जो एक्सेस है बाकी का 30 लाख ये लीगल हेयर्स को ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन निकल के आ गए। एक तो लीगल हेयर्स ए जो ऑप्शन हम कह रहे हैं कि वो डायरेक्टली प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं बैंक से, और दूसरा ऑप्शन बैंक उसको मार्केट में सेल करके एक्सेस अमाउंट लीगल हेयर्स को दे देता है। तो ये 3B ऑप्शन कह देता हूं मैं इसको। तो इस तरीके से आपका मेनली रिवर्स मॉर्टगेज का कॉन्सेप्ट वर्क करता है। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं रिवर्स मॉर्टगेज के। सबसे पहले पर्पस की बात करते हैं कि किन पर्पसेस के लिए आपको बैंक लोन देता है। सबसे पहली बात कि अगर आपके कोई एक्सपेंसेस आप मीट नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए आपकी कोई पेंशन आती है या आपकी रेगुलर मंथली इनकम ज्यादा नहीं है, आप उसको ऐड करना चाहते हैं, सप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो आप अपने रेगुलर एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए रिवर्स मॉर्टगेज का लोन ले सकते हैं। कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, किसी और अर्जेंट रिक्वायरमेंट के लिए आपको पैसा चाहिए तो आप रिवर्स मॉर्टगेज कर सकते हैं। फिर अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को, जिस घर में आप रह रहे हैं, उसको अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं, रेनोवेट करना चाहते हैं, मेंटेनेंस या इंश्योरेंस कर लेना चाहते हैं उसके लिए, तो उसके लिए भी पैसा दे देता है बैंक। लेकिन रिवर्स मॉर्टगेज का जो लोन है वो बिजनेस के लिए नहीं मिलता है, ट्रेडिंग के लिए नहीं मिलता है, स्पेक्यूलेशन के लिए नहीं मिलता है। कहीं आप सोचें कि मैं शेयर्स में ट्रेडिंग कर लूंगा उस पैसे से, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, और गैम्बलिंग भी नहीं कर सकते हैं आप उस पैसे से। तो अगर आपने ये पर्पस बताया तो डेफिनेटली आपको नहीं मिलने वाला है, और आपने अगर उसको झूठ बोल के भी लिया लोन को तो बैंक आपसे अपना पैसा वापस ले सकता है और आपकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन करके अपने पैसे निकाल सकता है। फिर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले एज की रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम जो बोरोवर की एज है वो 60 साल होनी चाहिए। और अगर आप जॉइंट बोरोवर्स हैं, अपने स्पाउस के साथ, हस्बैंड या वाइफ के साथ मिलकर अगर आपने प्रॉपर्टी ली हुई है और आप उसके ऊपर रिवर्स मॉर्टगेज लेना चाहते हैं, तो आपके स्पाउस की जो एज है वो मिनिमम 55 साल की होनी चाहिए। उसके बाद हाउस जो है वो सेल्फ एक्वायर्ड होना चाहिए, आपको अपने पैसों से वो मकान खरीदा होना चाहिए और आप खुद रहने जरूरी हैं उसमें।
अगर आप उस मकान में नहीं रहते हैं तो आप उसके लिए रिवर्स मॉर्गेज नहीं ले सकते। प्रॉपर्टी का टाइटल एकदम क्लियर होना चाहिए, उस पर किसी भी और तरीके का कोई लोन नहीं होना चाहिए, कोई टैक्स ड्यूज नहीं होने चाहिए, किसी तरीके की कोई लीज नहीं होनी चाहिए। आप उस मकान में खुद रहेंगे तो ही आपको मिलेगा। अगर आपने उस मकान को किराए पे दिया तो आपको रिवर्स मॉर्गेज लोन नहीं मिलेगा। उसके बाद रेजिडुअल लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की लाइफ मिनिमम 20 साल और होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ लोन। अगर प्रॉपर्टी की बहुत पुरानी हो चुकी है, मान लीजिए प्रॉपर्टी 40-50 साल पुरानी है, तो बैंक आपको लोन आसानी से नहीं देगा। तो ये हो गई एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात कर लेते हैं। टेन्योर की बात करते हैं कि मैक्सिमम कितने साल के लिए आपको मिल जाता है रिवर्स मॉर्गेज लोन। तो रिवर्स मॉर्गेज लोन आपको मिनिमम 10 साल के लिए मिलता है और मैक्सिमम 15 साल के लिए मिल जाता है, और कुछ बैंक्स कुछ स्पेसिफिक केसेस में 20 साल तक भी दे देते हैं। ये मेनली आपकी एज पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए आपकी एज 70 इयर्स की हो गई है तो हो सकता है आपको ज्यादा टेन्योर ना मिले। मैक्सिमम हो सकता है आपको 10 इयर्स ही उस केस में अलाउड हो। बैंक आपको आपके एज के हिसाब से ज्यादा टेन्योर नहीं देगा उस केस में। अब बात आती है मैक्सिमम लोन अमाउंट की। तो मैक्सिमम लोन अमाउंट आपकी प्रॉपर्टी की जितनी भी वैल्यू है उसका 60% तक ही मिल पाता है। अब इसके मेनली दो रीजंस हैं। एक तो बैंक को इंटरेस्ट कॉस्ट निकालनी होती है उसके अंदर से, और दूसरा एक मार्जिन रखा जाता है। प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर फ्यूचर में मान लीजिए कम हो जाती है, इसके लिए भी बैंक अपना मार्जिन रखता है। तो आपको मैक्सिमम प्रॉपर्टी वैल्यू का 60% ही लोन मिलेगा। तो अगर मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी की मार्केट में वैल्यू 1 करोड़ है प्रॉपर्टी वैल्यू, तो आपको जो लोन मिलेगा रिवर्स मॉर्गेज लोन वो 60 लाख तक का मिलेगा। अब ये जो 60 लाख की पेमेंट है, ये आप या तो मंथली पेमेंट्स ले सकते हैं, क्वार्टरली पेमेंट्स ले सकते हैं, या हाफ ईयरली एनुअल पेमेंट्स या लमसम अमाउंट भी ले सकते हैं। और जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट है वो धीरे धीरे ऐड होता रहेगा, और जब एट द टाइम ऑफ योर डेथ उस टाइम पे बैंक उस प्रॉपर्टी को सेल करके इकट्ठा अपना इंटरेस्ट निकाल लेगा। अब बात आती है इंटरेस्ट रेट की। इंटरेस्ट रेट जनरली होम लोन का जो भी रेट चल रहा है, ये मार्केट डायनेमिक होता है, तो होम लोन का आपका जितना भी रेट चलता है उससे 1 से 2% ज्यादा होता है जनरली। तो अगर मान लीजिए आपका होम लोन 8.5% पे मिल रहा है आपको, तो आप ये मान के चलिए कि आपको ये 10% तक मिल जाएगा रिवर्स मॉर्गेज लोन, राइट। तो करीब 1-1.5-2% तक का फर्क होता है। उसके बाद डिसबर्समेंट कैसे होती है, हमने इसकी ऑलरेडी बात कर ली कि आप मंथली पेमेंट ले सकते हैं, क्वार्टरली ले सकते हैं, हाफ ईयरली, एनुअल या लमसम अमाउंट भी ले सकते हैं। अब मैक्सिमम मंथली पेमेंट कितनी होती है, अभी करंटली ये 50,000 तक लिमिट की गई है कि मैक्सिमम मंथली 50,000 होगी, लेकिन ये फ्यूचर में बढ़ भी सकती है। अब मैक्सिमम लमसम पेमेंट की बात करें तो मैक्सिमम लमसम पेमेंट मेनली किस वजह से मिलता है आपको, एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मिलता है, या तो आपका खुद का मेडिकल ट्रीटमेंट हो, या आपके स्पाउस का हो, या आपके कोई डिपेंडेंट्स हैं तो उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मिल जाता है। अदरवाइज लमसम पेमेंट आराम से नहीं मिलती है। और लमसम पेमेंट जो है वो भी 50% ऑफ एलिजिबल अमाउंट मिलती है। अगर मान लीजिए आपको लोन 50 लाख का सैंक्शन हुआ है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, यहाँ पे 50 लाख का सैंक्शन हुआ है, तो आपको जो लमसम अमाउंट होगा वो मैक्सिमम बैंक 25 लाख देगा, इससे ज्यादा नहीं देगा, वो भी मेनली आपके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। फिर बैंक जो है हर 5 साल के अंदर रीवैल्यू करता है प्रॉपर्टी को। अब प्रॉपर्टी का की जो वैल्यू है वो ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है, मान लीजिए प्रॉपर्टी की वैल्यू यहां आपकी 1 करोड़ से अब 2 करोड़ हो जाती है, राइट, तो आपका लोन अमाउंट बढ़ भी सकता है। आपकी जो ये 60% की वैल्यू है ये बढ़ जाती है। तो अगर आप फ्यूचर में और ज्यादा लोन लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है। और दूसरी ओर अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू घट जाती है तो बैंक आपको दोबारा लोन नहीं देगा, ज्यादा लोन नहीं देगा, और ना ही आपका टेन्योर बढ़ाएगा। फिर प्रीपेमेंट की बात आती है। प्रीपेमेंट जनरली अलाउड होता है अगर आपके कुछ खुद के सोर्सेज हैं, आपको कहीं से पैसे मिल जाते हैं तो आप पे कर सकते हैं, अपना लोन क्लियर कर सकते हैं, उसमें कोई चार्जेस नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप अपना लोन ट्रांसफर करते हैं किसी दूसरे बैंक में तो जनरली बैंक 2 से 3% के फोरक्लोजर चार्जेस लगाते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। अब हम फोरक्लोजर की बात करते हैं। अगर मान लीजिए कुछ कंडीशंस मीट नहीं होती तो बैंक आपका मकान बीच में भी बेच सकता है, टेन्योर के बीच में भी बेच सकता है। अब उनकी क्या कंडीशंस हैं, अगर आप मान लीजिए अपने घर में नहीं रहते हैं, 1 साल से ज्यादा आपने घर छोड़ दिया, तो उस केस में बैंक आपका की प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर सकता है। तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने घर में मिनिमम 1 साल के लिए रहें वहां पे। मतलब मिनिमम का मतलब है कि आपको 1 साल से ज्यादा प्रॉपर्टी खाली नहीं रखनी है, आपको उस घर में रहना है। अब बात आती है प्रॉपर्टी टैक्सेस की। तो अगर आपने प्रॉपर्टी टैक्सेस नहीं भरे और आपने इंश्योरेंस नहीं ली तो उस केस में भी बैंक ऑक्शन कर सकता है प्रॉपर्टी को।
अगर आपने बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया अपने आप को तो भी बैंक ऑक्शन कर सकता है प्रॉपर्टी को, या आपने डोनेट कर दी प्रॉपर्टी या उसको छोड़ दिया, अबैंडन मतलब आपने उस प्रॉपर्टी में नहीं रह रहे हैं, तो भी आपकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर सकता है बैंक और अपने लोन ड्यूज रिकवर कर सकता है। इसके अलावा प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कुछ एडिशनल इनकम्बरेंसेस हो जाते हैं, आप उस प्रॉपर्टी को या तो लीज पे दे देते हैं या कोई एडिशनल लोन ले लेते हैं बैंक को बिना बताए, तो उस केस में भी बैंक ऑक्शन करके आपकी प्रॉपर्टी को अपने लोन ड्यूज को रिकवर कर सकता है। तो इन बातों का भी आपको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि मेन फायदे क्या होते हैं रिवर्स मॉर्टगेज के। एक तो आपको रेगुलर इनकम मिल जाती है, आपको डिपेंड नहीं होना पड़ता है अपने बच्चों पे या अपनी फैमिली पे। अगर आपके कुछ बेसिक नेसेसिटीज हैं, मेडिकल इमरजेंसीज हैं, इनके लिए छोटी छोटी बातों के लिए आपको अपनी फैमिली के पास जाने की जरूरत नहीं है, एंड यू कैन लिव योर लाइफ विद डिग्निटी एट ओल्ड एज। फिर तीसरा फायदा है कि पेमेंट्स आर नॉट टैक्सेबल। अब ये क्योंकि लोन अमाउंट है तो ये पेमेंट्स टैक्सेबल नहीं है, ये कोई इनकम की तरह ट्रीट नहीं होंगी। फिर बोरोवर एंड स्पाउस कैन ऑक्यूपाई द हाउस अंटिल डेथ। आप अगर मान लीजिए आपका टेन्योर खत्म भी हो जाता है, जैसा हमने बात करी कि 15 साल के लिए आपका टेन्योर मिला है, आपकी मान लीजिए उस टाइम पे 60 साल की एज थी, राइट, जब आपने ये लोन लिया, और मान लीजिए 15 साल के बाद आपका टेन्योर खत्म हो जाता है और आपकी एज 75 हो जाती है और आप तब भी यू आर लिविंग और आपके स्पाउस भी लिविंग है और आप 10 साल 15 साल आपकी और भी ज्यादा एज बची है, तो भी आप आराम से अपने घर में रह सकते हैं। हाँ, आपकी पेमेंट जरूर बंद हो जाएंगी 15 साल के बाद, लेकिन आप वहां पे रह सकते हैं, अपना मकान छोड़ने की आपको जरूरत नहीं है। फिर लिमिटेशंस है इसकी रिवर्स मॉर्टगेज की। मैंने आपसे बेनिफिट्स की तो बात कर ली, लिमिटेशंस बताना भी बहुत जरूरी है। अब लिमिटेशन है, एक तो लिक्विडेट कर रहे हैं आप प्रॉपर्टी को धीरे धीरे। अब क्या हो रहा है कि अब जब आप रिवर्स मॉर्टगेज कर रहे हैं तो धीरे धीरे ओनरशिप, जैसे मैंने आपसे बात करी कि ओनरशिप जो है वो धीरे धीरे बैंक की तरफ ट्रांसफर हो रही है, तो आपके पास कोई एसेट नहीं बचेगा। अब 15 साल के बाद एक तरीके से आप उसको नहीं ओन करते हैं, ओनर जो है वो बैंक बन जाता है। फिर दूसरा लिमिटेशन की जो मैंने आपसे बात करी कि आपका जो लोन टेन्योर जैसे ही खत्म होता है तो आपकी पेमेंट्स रुक जाती हैं। 15 साल का अगर आपका लोन टेन्योर है तो उसके बाद आपको पेमेंट्स नहीं मिलेंगी, तो आपको फिर एक्सपेंसेस मीट करना दोबारा से प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ऐसे केस में आप अपने थोड़ा सा जो पैसा है वो या तो एफडी में या किसी रिकरिंग जो आपको इनकम आती रहे, थोड़ा सा पैसा आप सेव करके भी जरूर रखिए। फिर तीसरी काफी बड़ी लिमिटेशन है, या इसको मैं एक तरीके से कौन बोलूंगा, एक थोड़ा सा नुकसान है कि आपके जो बच्चे होते हैं उनके अंदर थोड़ा सा रिजेंटमेंट हो सकता है, उनको थोड़ा सा खराब लग सकता है कि हमारे को पेरेंट्स ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करी। ये इंडिया के अंदर एक थोड़ी सी मेंटालिटी है कि पेरेंट्स जनरली पास ऑन करते हैं अपनी प्रॉपर्टी या एसेट्स, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप अगर चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टी से अगर आपको इनकम मिले तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है रिवर्स मॉर्टगेज का, आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी आपको अच्छी खासी इनकम दे सकती है। तो आई थिंक मैंने सारे मेजर पॉइंट्स कवर कर लिए हैं रिवर्स मॉर्टगेज के, और आप अगर कोई सीनियर सिटीजन है या आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है तो आप इस ऑप्शन को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं।